मेरा टारगेट था पहले सिलेबस अच्छे से ख़त्म होना चाहिए। स्कूल तो जाती नहीं थी। डिस्ट्रैक्शंस की बातें तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस थी। इंस्टाग्राम में दोस्त होते थे। तो दिसंबर के मंथ को मैंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए रखा था। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था एसएसटी। मुझे जो टफ सब्जेक्ट लगता था वो था हिंदी और इंग्लिश। मुझे बहुत प्रेशर था कि आपको मार्क्स लाने हैं। छात्रों की बहुत गलती होती है और मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। आखिरी के टाइम में हिंदी को लिख के करना चालू करा। किस मटेरियल को आपने सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पाया? दूसरों के नोट से नहीं पढ़ा जाता। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और खुद के बनाए होने चाहिए, क्योंकि आप खुद बनाओगे तो आपको पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी नोट्स बन पाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है, नोट्स आपने बना लिए, तो आधा काम आपका हो गया वहाँ पे। मैं हर एक चैप्टर को मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया। रोज का मैं एक पैसेज करता था। वीडियोस देखी यूट्यूब पे। हम सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मैं तो प्री बोर्ड के सेकंड पीरियड बोर्ड में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं तो तब भी घबरा ही रही थी। मेरा एक्चुअली फील होता है कि मेरे 96-97 के अराउंड आने चाहिए थे। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है शिवम पांडे और मैं रन करता हूं द लॉन्च पैड कोचिंग क्लासेस। आज का पॉडकास्ट बनाने का मकसद ये है कि जो बच्चे इस साल 2024-2025 का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनकी कुछ मदद हो सके। इसलिए मेरे पास है 2023-2024 में 94.2 एंड 95% स्कोर करने वाले दो मेधावी छात्र। इनके नाम है वैष्णवी, नमन। और वैष्णवी और नमन ने किन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, किस तरीके से पढ़ाई की, और क्या आप भी अपनी पढ़ाई में उन टेक्निक्स, उन ट्रिक्स को अप्लाई करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं? पहला सवाल मैं तुमसे पूछूंगा और ये क्वेश्चन फिर नमन तुम्हारे पास भी आएगा। क्या कोई स्पेसिफिक डेली स्टडी रूटीन को तुमने फॉलो किया? जी, लास्ट के एक महीने में तो मैंने किया है। कि एक महीने में मैं स्कूल तो जाती नहीं थी, स्कूल की छुट्टियां थी। तो मैं सुबह डेली 8 बजे का उठना, उसके बाद जो भी हमारे जो कल पढ़ा था उसको सबको रिवाइज़ करना, उसके बाद जो नए नए चैप्टर पढ़ने हैं जैसे एसएसटी है, मैथ्स करना, उसके बाद साइंस करना, जो भी करा हुआ है उसको फिर से रिवाइज़ करना। और उसके बाद लास्ट में दोपहर तक ये सब हो जाता था, रिवाइज़ करना और जो पिछला पढ़ा हुआ है और एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पहले करती थी। और जो शाम का टाइम होता था उसमें जैसे मैथ्स के न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, सैम्पल पेपर्स करना, ये सब। और नमन, तुमने किस तरीके से अपना रूटीन बना रखा था? मेरा रूटीन सिंपल था। मेरा टारगेट था पहले सिलेबस अच्छे से ख़त्म होना चाहिए, सारी चीज़ें समझ आ जाएं अच्छे से, कुछ भी डाउट नहीं बचना चाहिए। उसी के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में मूव करूँगा। तो दिसंबर के मंथ को मैंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए रखा था। दिसंबर में मेरा सिलेबस पूरा हो गया था। जनवरी में मैंने फिर PYQs को इम्पोर्टेंस दी, सारे सब्जेक्ट्स के, बस PYQs करे, एंड तक मैं वही करे और फिर जाके एग्ज़ाम दी। तो स्पेसिफिकली जो टाइम हमारे पास बचा है इस साल, हम ऑलरेडी दिसंबर का एंड कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन की गई है, इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ वैष्णवी और नमन। अगला क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि हाउ डिड यू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया और फ्रेंड्स जो होते हैं, उन डिस्ट्रैक्शन को कैसे आपने ओवरकम किया? देखिए, डिस्ट्रैक्शंस तो होती ही हैं। मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस थी। इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, मेरे दोस्त होते थे बात करने के लिए, पर लास्ट के 2 महीनों में मैं इन सब से कट किया और मैं अपनी पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करती थी। डिस्ट्रैक्शंस की बातें तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसा वैष्णवी ने कहा। मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, हाफ ईयरली तक तो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं जो करता था इंस्टाग्राम पे अलग अलग चैनल्स थे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे, तो मैं उनका यूज़ करता था क्वेश्चन करने के लिए। मैंने ऐसे सब कुछ बिल्कुल बंद नहीं कर दिया था, चलाता तो मैं सब था, पर हमारे पास फीचर्स होते हैं कि हम उसमें सेटिंग्स में टाइम लिमिट कर सकते हैं। तो ऐसे आप टाइम लिमिट करके यूज़ कर सकते हो। ऐसा यूज़ करना है कि वो आपकी स्टडीज़ पे अफेक्ट ना करे। सोशल मीडिया से इन्होंने जो यूज किया, पॉजिटिवली यूज किया, ताकि वो कुछ सीख सके। जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है पढ़ाई की, इनके मार्क्स मैं बता दूं तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में इन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। और यही हमारा मकसद है कि इतने मार्क्स या इससे ज्यादा मार्क्स हम लोग कैसे लाएं। एक सवाल मैं यहां पे तो आपसे पूछ रहा हूं कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है या जिसका सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, किस तरह आपने अप्रोच किया? देखिए, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था एसएसटी। लास्ट के एक महीने में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम एसएसटी सब्जेक्ट को दिया था। मैं हर एक चैप्टर को मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया। वीडियोस देखी यूट्यूब पे, वन शॉट्स वगैरह देखे और फिर खुद से हर एक चैप्टर पढ़ा है। मुझे जो टफ सब्जेक्ट लगता था वो था
हिंदी और इंग्लिश। मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, मेनली हिंदी, क्योंकि मुझे हिंदी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मात्राओं की बहुत गलती होती है और मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो बोर्ड्स में राइटिंग मैटर करती है, मार्क्स कट सकते तो हैं। हिंदी में कितने मार्क्स थे आपके? हिंदी में मेरे 96 मार्क्स थे। ओहो। हिंदी को मैंने प्रैक्टिस करने के लिए क्या करा, मैंने सबसे पहले वन शॉट वीडियोस देखना चालू करे ताकि अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। जो मेनली जो पोएम्स होती हैं हिंदी की, वो मैंने अच्छे से समझनी चालू की, क्योंकि उनसे क्वेश्चन थोड़े से डीप लेवल पे आ सकते हैं। चैप्टर से तो चैप्टर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप आंसर कर सकते हो। मैंने पोएम्स को और चैप्टर्स हिंदी को, की जो कविताएं हैं उसको डीप समझा, क्योंकि हाँ चैप्टर का तो आपको क्या होता है कि ओवरऑल आइडिया होता है कि भाई ये स्टोरी है, लेकिन जो कविता होती है वो एक छोटी सी होती है और कवि ने उसमें बहुत सी बातें कही होती हैं कम पंक्तियों में, तो उसके डीप मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो ये उन्होंने किया कि कविताओं पे ज्यादा ध्यान दिया। हाँ जी सर। तो मैंने जो भी हमारा वेटेज होता था, बेसिकली वेटेज पता होता है कि मतलब किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आने हैं। तो मेरी ग्रामर भी, हिंदी ग्रामर भी थोड़ी वीक थी, राइटिंग स्किल्स भी थोड़ी वीक थी और राइटिंग भी बेकार थी। तो मैंने आखिरी के टाइम में हिंदी को लिख के करना चालू करा, मतलब लिख के आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करी मैंने। और जो अनसीन पैसेजेस होते हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करी, ज़्यादा नहीं, कम करी। हिंदी में कम करी, इंग्लिश में मैंने ज़्यादा करी है। इंग्लिश में जो अनसीन पैसेजेस आते हैं उनकी मैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता था करी। रोज का मैं एक पैसेज करता था लास्ट के 1 मंथ में, क्योंकि उससे क्वेश्चंस, क्योंकि इंग्लिश में थोड़े ट्रिकी पैसेजेस आते हैं बोर्ड्स में और ऐसे 10th 11th क्लासेस में, तो उनकी मैंने प्रैक्टिस करी। तो हिंदी को मैंने लिख के इम्प्रूव करा अपनी। तो कमजोर सब्जेक्ट्स को इन्होंने लिख के और स्ट्रेटजी बना के वेटेज के हिसाब से अप्रोच किया और उस पर रेगुलर काम करना शुरू किया। किस मटेरियल को आपने सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पाया, जैसे कि ऑनलाइन वीडियोस को, नोट्स को, एनसीईआरटी बुक्स को, कोचिंग के नोट्स, तो किसको आपने पाया? मैथ्स में तो मैंने टुगेदर विद के सैम्पल पेपर्स करे थे, काफ़ी अच्छे थे। और बाकी ट्यूशन से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते थे, आरएस कर लीजिए आप, बहुत सारे मैथ्स में तो काफ़ी सोर्स हैं, तो वही किए थे मैंने। और साइंस में एक बहुत अच्छा सोर्स मैंने पाया था ओसवाल के सैम्पल पेपर्स को। मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है और 2 बार उसको रिवाइज कर लिया है, उसके बाद अगर आप 5 years के भी प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे, सो यू विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 90 to 95% फॉर श्योर। बेसिकली मैंने सबसे पहले जो प्रेफर करा था वो था सेल्फ मेड नोट्स, क्योंकि दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ा जाता। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और खुद के बनाए होने चाहिए, क्योंकि आप खुद बनाओगे तो आपको पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी नोट्स बन पाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है, नोट्स आपने बना लिए, तो आधा काम आपका हो गया वहाँ पे। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, सपोज करें कि आप स्कूल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि स्कूल में भी उतना नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उतना समय नहीं होता है कि चैप्टर के हर एक टॉपिक को इलेबोरेट तरीके से समझाया जाए। तो कुछ टॉपिक जो है स्कूल के टीचर भी स्किप कर देते हैं, लेकिन बोर्ड में उसका वेटेज है। तो आप किस तरह तैयारी करें? आप जब उसे पढ़ें तो सेल्फ नोट बनाएं। आप नोट्स तभी बना सकते हैं जब वो आपकी समझ में आ रहा है, और जब आप नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। 10th में एक बात ये होती है कि एक प्रेशर बहुत होता है सोसाइटी का, पेरेंट्स का, और वो जो प्रेशर है ना, कई बार कई बच्चों पे इतना हावी हो जाता है कि बच्चों का जो पोटेंशियल है वो उस पे परफॉर्म ना करके उससे नीचे परफॉर्म कर जाते हैं। देखिए, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग रन करता हूँ। आज की डेट में आप दोनों मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं। आपने 10th की है विदाउट कोचिंग और आपने मेरी ही कोचिंग से पढ़ के साइंस और मैथ पढ़ा था। आपने 10th में पहली बार सुनते हैं बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। मैं बच्चों को कहता हूं कि सिंपलेस्ट एग्जाम्स आर बोर्ड एग्जाम्स, कि उसका वेटेज पता होता है, टॉपिक कौन से आ रहे हैं अच्छे से पता होता है, तैयारी पहले से हो चुकी होती है, सिलेबस पहले से कंप्लीट होता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए सबसे अच्छे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन जो नया बच्चा होता है ये बात उसे नहीं समझ में आती, उसके लिए प्रेशर रहता है सोसाइटी का, पेरेंट्स का। तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया और कैसे बच्चे को हैंडल करना चाहिए? सोसाइटी का प्रेशर तो देखो होता ही है। मुझे बहुत प्रेशर था कि आपको मार्क्स लाने हैं। 9th में कोई नहीं कहता है आपको मार्क्स लाने के लिए, बट 10th में आपकी फैमिली का प्रेशर होता है आप पे मार्क्स लाने के लिए। तो उस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर आने के लिए आपको
कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। आई यूज टू गो वॉकिंग लाइक वॉक करके या एक्सरसाइज करके आप अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं जो बाहर का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, आप पे भी काफी प्रेशर है, लड़का है, उसे करियर बनाना है, ताने सुनने को मिलते हैं पेरेंट्स से कई बार, तो कैसे आपने हैंडल किया? हाँ, ऐसे प्रेशर था, बहुत था एक्चुअली, बट अगर प्रेशर फील हो रहा है तो टेक इट एज अ पॉजिटिव, उससे आप इम्प्रूव करो अपने आप को, ना कि उसको नेगेटिव वे में लो। बात कर लेता हूँ कि देखिए हर बच्चा उस लेवल पे नहीं होता है कि वो 94% ले आए, 96% ले आए, लेकिन जिस भी लेवल पे बच्चा है, 60% वाला बच्चा है, 70% वाला बच्चा है, वो चाहता है कि अपना बेस्ट करूं 10th में, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाऊं। तो एक माइंडसेट जरूरी है। आपने किस तरह का माइंडसेट रखा? मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था कि मुझे 90% से ऊपर लाने हैं, खुद का बेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी आप कर सकते हो तैयारी उतनी करो। आपने किस तरह का माइंडसेट रखा और बच्चों को कैसा माइंडसेट रखना चाहिए जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं? सो बेसिकली एक टारगेट होना चाहिए, जो मेरे पास था। मेरा टारगेट 10 की शुरुआत से था, मेरा टारगेट था कि मुझे 95 या 95 प्लस परसेंटेज लेकर आने हैं। ये मैं एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा आपको, एक मंत्र बताना चाहूंगा, अफर्मेशन कह लीजिए, जो मेरी लाइफ में भी काम करी है जब मैं किसी क्लास में फर्स्ट आया या सेकंड आया, और जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं जिसमें जो बच्चे हर साल फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस मंत्र का यूज किया है, एंड दैट इज आई वॉन्ट टू कम फर्स्ट, या फिर आई एम अ चैंपियन एंड आई डू माई बेस्ट। मैं कहता हूं कि आप 1000 टाइम्स रिपीट करें मन में, आई एम अ चैंपियन एंड आई डू माई बेस्ट, आई वॉन्ट टू सिक्योर दिस मच मार्क्स। अगले 2 महीने तक इस मंत्र को अपने मन में रिपीट करते हैं और पढ़ाई करते हैं, आप श्योरली उस लक्ष्य की तरफ जाने लगेंगे। मार्क्स कितने आते हैं आपके फाइनल में वो मायने नहीं करता, मायने ये रखता है कि क्या आपने अपना बेस्ट किया। अभी दिसंबर का लास्ट चल रहा है, इस टाइम पे कई स्कूलों में सेकंड प्री बोर्ड चल रहे हैं, टेस्ट काफ़ी हो चुके हैं, बट कुछ बच्चे अभी भी एंग्शियस फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एंड तक घबराते रहते हैं, उनके लिए कोई बात कहना चाहेंगे आप? मैं तो देखो, मैं तो प्री बोर्ड के सेकंड प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं तो तब भी घबरा ही रही थी। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम दिया, ये फिर से पढ़ना शुरू किया, और अभी 2 महीने हैं, कभी 2 महीने कम नहीं है, 2 महीने में कर सकते हैं हम। मैंने खुद किया है, तो मैं कहना चाहती हूँ 2 महीने तो बहुत होते हैं, अपना आराम से करिए, हो जाएगा आपका। हम तो सिलेबस पूरा करने के लिए, जैसे मैंने बताया, मैंने दिसंबर का मंथ रखा था डीपली सिलेबस कवर करने के लिए, तो वो हो गया था। प्री बोर्ड्स का रिजल्ट मैटर करता है, प्री बोर्ड का रिजल्ट मैटर करता है। Confidence boost करने के हाँ, लिए। अगर आप में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है हमें कुछ आता नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली स्कूल वाले प्री बोर्ड का लेवल बोर्ड्स के लेवल से थोड़ा ज़्यादा टफ रखते हैं, वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। तो प्री बोर्ड के रिजल्ट को लेना है सीरियसली, उससे आप अपने टॉपिक्स पता चलते हैं आप कहाँ पे वीक हो, और उन रिजल्ट्स को देखने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि उनसे टेंशन लेनी है, क्योंकि प्री बोर्ड का रिजल्ट जनरली दिसंबर के एंड तक सबको मिल जाएगा। उसके बाद भी जैन और फेब का थोड़ा दिन होंगे, तब आप अपना उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, रिजल्ट अच्छा आएगा। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? कोई स्ट्रैटेजी ऐसे स्पेसिफिक तो मैंने अप्लाई नहीं करी थी इन क्वेश्चंस के लिए। मैंने तो बेसिकली एनसीईआरटी, हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से की थी। मेरा जो था एमसीक्यू मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगे थे, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली में जो मार्क्स कटे थे वो एमसीक्यूज में कटे थे, और साइंस के सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी आ जाते हैं, बोर्ड्स में भी और हाफ ईयरली में भी। साइंस के जो 20 एमसीक्यू आते हैं और जो केस स्टडीज आती हैं बहुत मुश्किल आ सकती हैं, एमसीक्यू बहुत ट्विस्ट हो सकते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या करा था, यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, टॉप 100 एमसीक्यू, टॉप 500 एमसीक्यूज, मैंने ऐसी बहुत वीडियो देखी। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा एमसीक्यू की कर सको और केस स्टडी प्रैक्टिस कर सको, दैट इज बेस्ट। मैथ्स में भी केस स्टडी ट्विस्ट हो सकती हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करी थी मैंने। वेटेज ही है जिसको आप अगर दिमाग में रखोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, फिर वेटेज के हिसाब से आपने स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, एंड दैट विल हेल्प अ ग्रेट डील। कितना परसेंट स्कोर करने के लिए आपने तैयारी की? 100%। एग्जाम लिखने के बाद
क्या लगा था कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए 95% मैंने सोचा था। और कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 94.2। आपने कितने परसेंट के हिसाब से तैयारी की थी? तैयारी तो 100% की करते हैं सब, मेरी भी उतनी की थी। कितने परसेंट आने चाहिए सोचा था आपने? मुझे जो एक्चुअली फील होता है कि मेरे 96 97 के अराउंड आने चाहिए थे। और कितने परसेंट मार्क्स आए? आए मेरे 95 है। एक बार तालियां हो जाए इन दोनों बच्चों के लिए कि इनकी तैयारी और एक्सपेक्टेशन के आसपास ही लैंड किया। जैसे कहावत भी है, ऑलवेज शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग दी स्टार्स। चांद के लिए छलांग नहीं लगाओगे तो तारों तक नहीं पहुंच पाओगे, तो चांद के लिए छलांग लगाओ, अगर मिस भी करोगे तो आसमान में स्थापित हो जाओगे। एक आखिरी सवाल आप लोगों से कि आप एक साल पीछे चले जाएं तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहेंगे 10वीं की तैयारी करने के लिए? एक एडवाइस देना चाहूँगी अपने आप को कि मुझे स्टार्टिंग से सारे टॉपिक्स क्लियर करने चाहिए थे। लास्ट में सिलेबस मत रखिए, लास्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस मत रखिए, ताकि बाद में आप सिर्फ रिवाइज करने के लिए रह जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए रह जाओ। वेरी गुड। जी हाँ, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप नमन कुशवाहा को जो कि 10वीं के लिए तैयारी कर रहा है? मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने पिछले साल कुछ ज़्यादा गलत करा होगा, जो शायद मैं इम्प्रूव कर लूँगा। मैं अगर एक साल पीछे चला जाऊँगा तो भी मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले साल करा। इट मींस यू ट्राइड योर बेस्ट देन। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है। अगर फिर भी अगर मैं सोचूं कि मैंने क्या गलती करी है, तो वो ये है कि मुझे शुरुआत से थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए था। थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेते तो 95 और 94.2 की जगह शायद आप 98 की कैटेगरी के आसपास पहुंच जाते। बट यू हैव डन मार्वलसली वेल एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। कीप giving your best in the marketplace and I hope that you will all shine like a star in the future. First of all, your syllabus must be completed anyhow by December, and you should revise it one more time, each and every topic with each and every questions of NCERT. Then you analyze the weightage and approach each section accordingly, like MCQs। 80 नंबर का आप लिखेंगे तो 25% MCQs है, तो आप कोई प्रिंटेबल बुक ले लें, ऑनलाइन चले जाएं या कोचिंग से मदद ले लें। आप कम से कम 300 से 500 MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से 100 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 100 लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली, आई एम श्योर you will score more than 95%. That's all. Best of luck for the examination.